गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और दोस्तों इस चैनल पर हमारी एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज ये 4th वीडियो है और दोस्तों इस सीरीज में हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 में हुए थे फरवरी मार्च में उनका कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन थे उनको छोड़कर, क्योंकि कुछ एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन थी वो एमकॉम, बीकॉम, आईटीआई या फिर बीटेक रखी गई थी। तो दोस्तों जो उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको छोड़कर बाकी हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों जो आज का पेपर है हमारा वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 16, लोअर डिविजनल क्लर्क। 28 फरवरी 2020 को ये पेपर हुआ। हेड ऑफिस कैडर का पेपर था। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर जो लिए गए थे, क्लरिकल पोस्ट थी और दोस्तों ये मॉर्निंग सेशन का एग्जाम था। तो आइए करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में दोस्तों इसके अंदर हिंदी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही विलोम शब्द बताइए। और दोस्तों हमें शब्द दिया गया है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ होता है बड़ा, अर्थात जैसे भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई होता है वो कौन सा होता है? ज्येष्ठ, जिसको बोलते हैं जो सबसे बड़ा होता है। दोस्तों हमें इसका विलोम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं निरक्षर, कनिष्ठ, प्रक्षेपास्त्र और कृति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ज्येष्ठ का होगा ऑप्शन बी कनिष्ठ। कनिष्ठ होता है सबसे छोटा और ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। और हमें शब्द दिया गया है दोस्तों अमृत और ऑप्शन दिए गए हैं बरसात, अमीय, बयार और में। तो दोस्तों देखिए अमृत के पर्यायवाची ना ही तो बरसात होती है, ना ही बयार होता है और ना ही मेह होती है। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होता है ऑप्शन बी अम्य। कौन सा होता है? ऑप्शन बी अम्य, अमृत का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें भी हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया और शब्द दिया गया है पाषाण और इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स पीयूष, पत्थर, छहन और परसून। तो दोस्तों पाषाण का आई थिंक सभी को पता होता है। पाषाण का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हुए, 2, 3 और 4 लगातार पर्यायवाची शब्द पूछे गए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से स्टडी कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए। और इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में पर्यायवाची के लिए पताका। पताका के लिए ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स झंडी, सुधा, दीवा और लाल। पताका होती है दोस्तों ध्वज या फिर झंडा, जो चाहे किसी भगवान के नाम का हो या फिर किसी राष्ट्र के नाम का हो, जो ध्वज जो हम लगाते हैं वो होती है पताका या फिर झंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झंडा या फिर झंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल पसीजना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों मुहावरा दिया गया है दिल पसीजना। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दया आना, ऑप्शन बी थक जाना, ऑप्शन सी शौक प्रकट करना और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स दिल को लुभा लेना। तो दोस्तों दिल पसीजना का होता है दया आ जाना, अर्थात किसी के दिल पसीज जाना, किसी के ऊपर दया आ जाना ही इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक फिर से मुहावरा पूछा है कान खड़े होना। कान खड़े होना क्या होता है दोस्तों? चौकन्ना हो जाना। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी कान खड़े होना। जैसे कोई आपकी चुगली कर रहा हो तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, दोस्तों वही है यहाँ पर कान खड़े हो जाना, चौकन्ना हो जाना या फिर बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन का बहुवचन बताइए। और एक वचन में दिया गया हमें गली। ऑप्शन दिए गए हैं बहुवचन के लिए ऑप्शन ए गलियाँ, ऑप्शन बी गलियों,
ऑप्शन सी गलियों और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स गलिए। तो जो एक वचन होगा गली है जो उसका राइट आंसर जो होगा बहुवचन वो होगा ऑप्शन ए गलियां। क्वेश्चन नंबर 8, एक वचन का बहुवचन बताइए। और दोस्तों वर्ड दिया गया है कलम। एक वचन हमें दिया गया है कलम और बहुवचन इसका है ऑप्शन ए कलमे, ऑप्शन बी कलमों, ऑप्शन सी कलमाएं, ऑप्शन डी कलमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कलमे। कलम का बहुवचन कलमे। ऑप्शन 9 पर है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन 9 है, एक वचन का बहुवचन ही पूछा है और वर्ड दिया गया है छज्जा। तो दोस्तों छज्जा का जो ऑप्शन दिए हैं छज्जे, छज्जाएं, छज्जों और छज्जी। तो दोस्तों छज्जा जो है इसका बहुवचन होगा, एक नंबर पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए छज्जे। नेक्स्ट है फिर से बहुवचन का एक वचन पूछा गया, कहीं एक वचन का बहुवचन। दोस्तों ये ध्यान से पढ़िए, और कहीं पर पूछा गया बहुवचन का एक वचन। तो दोस्तों वर्ड दिया गया है पुरुषों और इसका हमें एक वचन बनाना है। ऑप्शन ए पर पुरुष, ऑप्शन बी पुरुषाओं, ऑप्शन सी है पुरुषों और ऑप्शन डी है पुरुषा। तो दोस्तों पुरुषों का एक वचन होगा पुरुष। तो देखिए दोस्तों क्लरिकल कैडर का पेपर था, HSSC के अंडर ही हुआ और अकेले 10 नंबर की, तो इसमें हिंदी आ गई। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं। पहला है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ हॉरिबल। तो दोस्तों हॉरिबल का सिनोनियम पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको हॉरिबल का जो है मीनिंग आना चाहिए। हॉरिबल होता है भयंकर या फिर डरावना। देखा होगा ना, जो हॉरिबल मूवीज आती हैं, हॉरिबल होती है बहुत भयंकर या फिर डरावना। और जो इसके सिनोनियम होगा दोस्तों, देखो जो ऑप्शन ए पर ही दिया गया है अवेफुल, वो भी होता है भयंकर। देखिए दोस्तों थोड़ा सा तो आपको इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छे से मायने रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश कम से कम 7-8 नंबर की आती है और इस पेपर के अंदर तो फ्रेंड्स 10 नंबर की ही इंग्लिश है और 10 नंबर की ही हिंदी है। तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना। इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगी। हॉरिबल होता है भयंकर या फिर डरावना और सिनोनियम है दोस्तों इसका अवेफुल या फिर जो ऑप्शन ए है AWFUL, अवेफुल होता है भयंकर। तो हॉरिबल का सिनोनियम क्या होगा अवेफुल। तो आइए इसके साथ दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। एग्रीएबल जो सहमति के लायक होता है, हॉरिबल का इससे कोई लिंक नहीं है। प्लीजेंट जो बहुत सुहावना होता है, उसका भी हॉरिबल से कोई लिंक नहीं है। एक सुहावना एक आपको अच्छा लगे, दूसरा आपके लिए डरावना है, तो ये तो इसके एंटोनियम हो गया। और रोस्ट होता है दोस्तों सबसे बुरा या सबसे खराब। ऑप्शन डी पर जो दिया गया है वो भी हॉरिबल का जो डरावना है इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अवेफुल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सिनोनियम पूछा गया है और हमें दिया गया है कैमोफ्लेग। वर्ड क्या दिया गया है कैमोफ्लेग, CAMOUFLAGE। और कैमोफ्लेग का मीनिंग होता है फ्रेंड्स छद्म या धोखे से छिपाना, अर्थात किसी चीज़ से धोखा कर जाना या छद्मपूर्ण व्यवहार जिसको कहते हैं। कुछ दोस्त जो होते हैं नीचे ही नीचे जिसको कहते हैं टांग खींचने वाले, वो छद्मपूर्ण होते हैं, धोखे से जीतने वाले होते हैं। तो दोस्तों कैमोफ्लेग भी वही वर्ड है, छद्म या फिर धोखे से छिपाना। तो दोस्तों इसके राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए पर दिया गया है रस। रस का मतलब होता है भीड़, जो इसका सिनोनियम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर दिया गया फ्रेंड हाइड या छुपाना, तो ये होगा इसका राइट सिनोनियम। कैमोफ्लेग छद्म या धोखे से छिपाना और हाइड का मतलब भी क्या है फ्रेंड्स छिपाना। ऑप्शन सी पर दिया गया फ्रेंड एक्सेलरेट, अर्थात गति बढ़ाना। जो एक्सेलरेटर होता है दोस्तों वो देखिए वो अपने आप से चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती है वो क्या होती है एक्सेलरेट, अर्थात एक्सेलरेट का होता है गति बढ़ाना या तेज करना। और बस्टल होता है हलचल करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी छद्म या फिर ऑप्शन बी हाइड है जो छिपाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स,
व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिटेस्ट? डिटेस्ट वर्ड दिया गया फ्रेंड, DETEST। तो सबसे पहले आपको डिटेस्ट का मीनिंग आना चाहिए। तो दोस्तों डिटेस्ट का हिंदी मीनिंग है घृणा करना या फिर नफरत करना। क्या होता है डिटेस्ट? घृणा करना या फिर नफरत करना। तो दोस्तों इसके राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए पर रिजेक्ट, ऑप्शन बी डिनाई, ऑप्शन सी एडजेसेंट और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स एडमायर। तो दोस्तों एक तो है देखो डिटेस्ट घृणा करना या नफरत करना, और जो ऑप्शन डी पर दिया गया है एडमायर वो होता है किसी की तारीफ करना। तो इसका जो एंटोनियम है यही राइट आंसर होगा। रिजेक्ट होता है वो भी इसका सिनोनियम है, डिनाई वो भी मना करने से ही है, एडजेसेंट भी होता है फ्रेंड्स, सॉरी संलग्न या फिर साथ होता है। इसका जो हम कहते हैं कि हमने किसी फाइल के साथ ही एडजस्ट कर दिया है वही वर्ड है। तो दोस्तों डिटेस्ट का जो राइट एंटोनियम होगा वो होगा एडमायर करना अर्थात प्रशंसा करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ रैटल? रैटल होता है फ्रेंड्स खड़खड़ाना या फिर आवाज़ करना, खड़ खड़ की आवाज़ जहाँ से आती है अर्थात थरथराना या खड़खड़ाना। रैटल का है जो एंटोनियम हमसे पूछा गया है, पहला वर्ड है दोस्तों अबेस। अबेस होता है शर्मिंदा करना। दूसरा है डिसकंसर्ट, वो होता है घबराना। तीसरा होता है डिसकम्पोज, बेचैन कर देना या परेशान कर देना। और एंटीक्यू होता है दोस्तों अनोखा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से इसका एक भी एंटोनियम नहीं बनता, शायद यहाँ पर सिनोनियम आना चाहिए था, बट जो HSSC ने इसका राइट आंसर माना है वो माना है डिसकम्पोज, बेचैन कर देना या फिर परेशान कर देना। देखो रैटल खड़खड़ाना और डिसकम्पोज है बेचैन कर देना या परेशान कर देना। तो दोस्तों ये आप देखिए कि ये राइट है कि रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं लग रहा मुझे, बाकी आप अपना खुद डिसाइड कीजिए। मैं ये अपनी साइड से नहीं बता रही है, HSSC के आंसर की है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक। इसमें वो पूछा गया दोस्तों जो बहुत ही कॉमन है, जिसके अंदर यूनिकता जैसी या फिर ऐसा यूनिक कुछ भी नहीं है। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, ए डाइम ए डजन, ऑप्शन बी बाइट द बुलेट, ऑप्शन सी डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, और नंबर डी है दोस्तों बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो देखिए दोस्तों पहला है थोक के भाव में ज़्यादा मिल जाना। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जो अगर आप थोक जैसे कि 1 दर्जन केले हैं दोस्तों वो आपको यहाँ पर 50 या 60 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, तो अगर आप उनको थोक के भाव में खरीदोगे तो अगर वो आपको 30 रुपये दर्जन भी मिल जाए तो ये कोई नई बात नहीं होगी। और हमसे वही पूछा गया फ्रेंड्स, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक, मतलब उसके अंदर कुछ नया नहीं है, जो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो दोस्तों थोक के भाव में ज़्यादा चीज़ें मिल जाना वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स बाइट द बुलेट, अर्थात जो गोली है उसी को चबा जाना। कोई इतनी हिम्मत करेगा फ्रेंड्स कि जो बंदूक की गोली है, गन की गोली है, उसको चबा जाए, अर्थात मजबूरी में ही कोई ऐसा कर सकता है, वैसे तो नहीं करेगा। ऑप्शन सी है डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ये भी बहुत ही यूनिक सी बात है फ्रेंड्स कि किसी बुक को उसके जो कवर है उससे जज नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अर्थात जितना आप चबा सको उससे ज़्यादा काट लेना। ये भी बहुत ही एबनॉर्मल सी बात है जो नॉर्मल नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए डाइम ए डजन, अर्थात थोक के भाव में ज़्यादा मिल जाना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द एलिफेंट इन द रूम, अर्थात कमरे में हाथी होना। दोस्तों आप ही बताइए, अगर किसी कमरे में हाथी होगा तो क्या वहाँ इंसान सुकून से रह सकेगा या फिर क्या कमरे में हाथी आ जाएगा? तो दोस्तों हमें इसी का जो लोकोक्ति है उसका मीनिंग बताना है। पहला है टू फेल इन ए स्पेकुलेटर मैनर, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स शानदार तरीके से असफल होना। ये तो इसका राइट आंसर नहीं बना। ऑप्शन बी है एन इश्यू पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है फ्रेंड कि कोई भी ऐसा मैटर
जो उसको कहते हैं कि तेरे सिर पे हाथी खड़ा और इग्नोर कर रहा और ऐसे कहे कि मुझे दिख नहीं रहा। ये वही बात हो गई फ्रेंड्स कि कोई आपके सामने प्रॉब्लम है और कोई पर्सन उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, वो होगा द एलिफेंट इन द रूम। कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके ऊपर कोई आ रखे और वो कहता मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सेम वही बात है कि कमरे में हाथी खड़ा है और कोई पर्सन कहे कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा, कि कोई चींटी तो है नहीं कि उसको नज़र ना आए। हाथी तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती। पहली बात तो रूम में आ नहीं सकता, अगर रूम में आया है तो वो सबको दिखेगा, इसलिए कि उसको इग्नोर करने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर होती ही नहीं है। सेम मैटर है कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वही कंडीशन है कि द एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। आई वॉज वेटिंग एट रेनबोज सिंस 4 o'clock। दोस्तों देखिए ये कह रहे हैं कि सिंस 4 o'clock, लेकिन दोस्तों जहाँ पर हमें किसी काम के पीछे से चले आ जाने का पता चलता है और वो तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स वाज वर्ड यूज किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आई हैव बीन वेटिंग एट रेनबोज सिंस 4 o'clock। अर्थात वो रेनबो आने का 4 बजे से इंतज़ार कर रहा है और हमें नहीं पता कि अभी भी रेनबो आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों जहाँ पर पास्ट से कोई काम चल कर आ रहा हो और वो अभी तक कंप्लीट होने का हमें नहीं पता है, तो वहाँ पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और वहाँ पर होगा हैज़ या हैव का यूज। तो आई हैव बीन वेटिंग एट रेनबोज सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इंग्लिश का ही दिया गया है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही पूछा है। ऑप्शन ए है, रीमा और हर फ्रेंड रन एवरी डे। तो दोस्तों ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस है। या तो रीमा या फिर उसकी फ्रेंड हर रोज भागती हैं। देखो ऑप्शन बी दिया गया, हर फ्रेंड और रीमा रन एवरी डे, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल दोस्तों ग्रामेटिकली मिस्टेक है। हर फ्रेंड और रीमा आर रनिंग एवरी डे, ये भी ठीक नहीं है। रीमा और हर फ्रेंड इज रनिंग एवरी डे, ये भी गलत है। तो दोस्तों राइट आंसर है जो करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है वो है रीमा और हर फ्रेंड रन एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, खालिस्तान भरना है। द बुक इन पार्ट्स खालिस्तान बोरिंग। तो दोस्तों आप ही बनाकर देखिए, जो पार्ट्स में बुक है वो इज बोरिंग है, आर बोरिंग है, वर बोरिंग है या फिर हेड बोरिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर आर, वर या हेड का यूज नहीं हो सकता। द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव पूछा है। कश्मीर इज देन दिल्ली। खालिस्तान पूछा है दोस्तों, हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट या फिर मोर कोल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू HSSC ये है, कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली। तो दोस्तों जहाँ पर दो जगहों को तुलना की जाती है, जहाँ पर बहुत सारों की तुलना की जाए, जैसे हम कहें कश्मीर इज कोल्डेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया, कि हम पूरी इंडिया से कश्मीर को वो कंपैरिजन करें तो वहाँ आएगा कोल्डेस्ट, और जहाँ पर हम दो सिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ आएगा कोल्डर। कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हैं। किसे डेट्राइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको डेट्राइट का पता होना चाहिए। डेट्राइट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और दोस्तों उस शहर को बसाने के वाले के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट कहें को। ऑप्शन ए कि डेट्राइट का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और उस शहर को बसाने वाले या निर्माण करने वाले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अल्बर्ट कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे?
तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 15वीं सदी। तो दोस्तों यहाँ पर HSSC ने जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन ए 17वीं सदी। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स 15वीं सदी, क्योंकि दोस्तों 1492 में अमेरिका के जो कोलंबस है उसने अमेरिका की खोज की। 1498 के अंदर जो दोस्तों 20 मई 1498 को तो वास्को डी गामा भी भारत आ चुका था। और आपने ये भी सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 16वीं सदी में हो गई थी। तो जो यूरोपीय थे वो भारत 15वीं सदी में आ चुके थे। लेकिन HSSC है दोस्तों, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ऑप्शन माना है 17वीं सदी। तो दोस्तों आगे भी अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जाना है। राइट आंसर तो होगा 15वीं सदी, लेकिन HSSC ने माना है इसको 17वीं सदी। तो चॉइस आपकी है फ्रेंड्स, आपको राइट आंसर के साथ जाना है कि HSSC के। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती। देखो राइट आंसर तो आप सभी को पता है कि जब 15वीं सदी के अंदर भारत की खोज हो चुकी थी और वास्को डी गामा भी 1498 में आ चुका था। 1492 में कोलंबस जो भारत को खोजने के लिए निकले थे, 1492 में उन्होंने अमेरिका की खोज की। तो यूरोपीय तो दोस्तों भारत 15वीं सदी में ही आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि फरवरी 2020 के अंदर ये पेपर हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2019 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा कितने लेन देन किए गए। UPI के द्वारा पूछे गए हैं दोस्तों दिसंबर 2019 में। देखिए कई बार तो ऐसे लगता है कि HSSC पता नहीं किस बिना सिर पैर के क्वेश्चन बना देते हैं। किसी क्वेश्चन पेपर तो ऐसे लगता है जैसे पूरी भड़ास निकाल दी गई हो। वही है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए सारे के सारे इतने हॉरिबल ही दिए गए थे रियल में, जो नॉर्मल वर्डिंग नहीं थी। और यहाँ पर किसी किसी पेपर में इतना आसान आ जाता है कि बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको अपना लक कहिए या कुछ भी कहिए। ये वही है जैसे पीछे क्लैरिकल का पेपर हुआ था हरियाणा में, जो कलरक का एग्ज़ाम हुआ 2019 में, उसके अंदर 2-3 पेपर तो बहुत मुश्किल और कुछ पेपर बहुत आसान। तो ये वही अपनी किस्मत है दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही पेपर दिए गए हैं। देखिए दिसंबर 2019 में UPI के द्वारा जो पेमेंट की गई वो पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों इसका राइट आंसर दिया गया है 1.3 अरब डॉलर, 1.3 अरब डॉलर। सॉरी दोस्तों, डॉलर नहीं लिखा गया है, मुझे नहीं पता अब इसके आगे क्या है। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ 1.3 अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों जो राज्य की विधायिका है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत के कुछ राज्यों में तो ये 1 सदनीय है, कुछ राज्य में ये 2 सदनीय भी है। और हरियाणा राज्य है जो फ्रेंड्स 1 सदनीय है, जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। लेकिन संविधान में भारत की जो विधायिका है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और ये संसद का उच्च सदन होता है। और दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसको कभी भी पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता। बहुत बार क्वेश्चन को घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा को पूर्णतः भंग कभी भी नहीं किया जा सकता, ये भारत का एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स लद्दाख और पांडिचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप और मिजोरम। तो दोस्तों धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दर्जा मिला, पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव भी केंद्र शासित है और लक्षद्वीप भी, परंतु मिजोरम भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन डी ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खदान तांबे की उत्पादक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं खेतरी, सिंहभूम, बालाघाट और मालांज खंड। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो
खदान उत्पादित है वो है खेतरी, जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके दूसरे आंसर भी देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी पर दिया गया है सिंहभूम, जो झारखंड के अंदर है और लौह और अभ्रक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लौह और अभ्रक पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर मैग्नीज और तांबे का उत्पादन होता है फ्रेंड्स। और ये जो मलांज खंड है ये भी मध्य प्रदेश के बालाघाट में ही है और ये पर भी तांबे की खान पाई जाती हैं। तो दोस्तों सारे के जो ऑप्शन है उनको ध्यान से देखा करो। अभी राजस्थान की पूछी है तो कल को मध्य प्रदेश की है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं किसी का भी नाम देकर पूछ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं? तो दोस्तों पर्यावरण कार्यकर्ता पूछे हैं, ऑप्शन ए है अन्ना हजारे, मेघा पाटेकर, वसुंधरा राजे और अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता, वसुंधरा राजे और अरविंद केजरीवाल हैं ये जो राजनीतिज्ञ से रिलेटेड हैं, और जो मेघा पाटेकर है ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, ईश्वर का निवास, फसल का देवता, धन का देवता या फिर अनाज का देवता। तो दोस्तों हरियाणा, हरि का आना या हरि का घर अर्थात ईश्वर का निवास, ऑप्शन ए। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? भगवान का निवास या ईश्वर का निवास। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा के निम्नलिखित गांव में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मौजूद है? दुनिया की सबसे प्राचीन पूछी गई है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। ऑप्शन दिए गए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी सिसई कलीरावण और ऑप्शन सी है दोस्तों पेटवाड़ और ऑप्शन डी बास। तो दोस्तों राखी गढ़ी के अंदर दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य बनाने के लिए साहा आयोग की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया। 1 नवंबर 1966, 7 नवंबर 1966। पहले तो बच्चा जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो कहेगा कि पंजाब से अलग करके हरियाणा कब बनाया गया, तो ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, अगर उसने 1966 याद भी कर रखा साहा आयोग के लिए, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए गए 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए, जो साहा आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1966 को। पूरा कंप्लीट डाटा पढ़ा करो दोस्तों। अगर HSSC किसी पेपर को हार्ड बनाने पे आए तो किसी लेवल तक भी पहुंचा सकती है। तो साहा आयोग की जो स्थापना की थी वो की थी 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, जो किलोमीटर योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी गुरुग्राम के अंदर। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर किलोमीटर योजना जो शुरू की गई वो है शहर गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों देखो ये पूछा गया कि एक बार नेपाल की साइड से जिन्होंने चढ़ाई की, दूसरी बार उन्होंने चीन की साइड से चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पर, वो पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी अनीता कुंडू, जिन्होंने एक बार नेपाल की साइड से और दूसरी बार चीन की साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2020 की स्थिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों बहुत बार करवा चुकी हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। तो जो वर्तमान में हरियाणा और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस रवि शंकर झा। कौन है? रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ आइकॉन का खिताब नवाजा गया था?
तो दोस्तों 2019 में जिसे यूथ आइकॉन का जो खिताब मिला वो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो जेजेपी पार्टी से हैं, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष पूछा गया है और ऑप्शन में दोनों ही दिए गए हैं। तो इस जो उपाध्यक्ष है हरियाणा की 14वीं विधानसभा वर्तमान में, और जो उसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं रणबीर गंगवा। और जो दोस्तों हमारे अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं ज्ञानेंद्र गुप्ता है, लेकिन वो है ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा जीके का ही है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है? दोस्तों इन शॉर्ट हरियाणा का पहला राज्य कवि पूछा गया है। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो हरियाणा के जो पहले राज्य कवि का रूप जो सुशोभित हुआ पद वो हुआ था उदय भानु हंस को। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, उपन्यास पूछा हुआ है। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? बहुत बार एग्जाम में आया फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सारे पढ़ के रखा करो। टूटा हुआ आदमी है उपन्यास के रचयिता हैं जो वो हैं मोहन चोपड़ा। ऑप्शन ए, टूटा हुआ आदमी किसका उपन्यास है? मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो पीछे क्वेश्चन दिया है ऐसे इसमें बच्चों ने लगभग याद किया होता है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 1985 में हुई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए 24 नवंबर 1985, 23 दिसंबर 1995, 26 नवंबर 1987 और 22 दिसंबर 1985। तो दोस्तों जिसने 1985 भी याद किया उसके लिए भी दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, ए और डी। तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई वो हुई 22 दिसंबर 1985। कब हुई हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना? 22 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी। तो दोस्तों हरियाणा की जो सबसे पुरानी भाषा है वो है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता है हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा के जो दक्षिण में है वो है अरावली की पहाड़ियाँ और हरियाणा के उत्तर पूर्व में है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, दोहन नदी, इंदौरी नदी, घग्गर हकरा नदी या फिर कृष्णावती नदी। तो दोस्तों बाकी तीनों तो ये जो है दक्षिण की नदियां हैं हरियाणा की, जो उत्तर की नदी है वो है घग्गर हकरा नदी। ऑप्शन सी, हरियाणा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? घग्गर हकरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा है? तो दोस्तों देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन बी दिया गया है 536.5 मिलीलीटर हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा है। कितनी? 536.5 मिलीलीटर है हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा गया है हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? तो दोस्तों हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं या फिर प्रशासनिक मंडल जिनको बोला जाए वो हैं दोस्तों 6। ऑप्शन बी। और आपको इसके साथ साथ मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल से करवाए हैं, नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। जो हरियाणा के 6 प्रशासनिक मंडल हैं दोस्तों उनके नाम हैं करनाल मंडल, फरीदाबाद मंडल, अम्बाला मंडल, रोहतक मंडल, हिसार मंडल और गुरुग्राम या गुड़गांव मंडल। फिर से रिपीट करती हूँ, करनाल, फरीदाबाद, अम्बाला, रोहतक और गुरुग्राम। और दोस्तों जो रोहतक मंडल है उसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा 5 जिले आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है
और जो उनमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं वो आते हैं रोहतक प्रशासनिक मंडल, जिसमें 5 ज़िले आते हैं। और दोस्तों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि कौन सा जिला कौन से प्रशासनिक मंडल में आता है, तो थोड़ा सा स्टडी को डिटेल से कीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए डंगरी, ऑप्शन बी कौशल्या, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी सरस्वती। तो दोस्तों घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। आपने सुना हो कौशल्या डैम भी पूछा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में स्थित है। घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान का नहीं पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, और वो है दोस्तों 889, 879 जो पर 1000 पर लड़कियां हैं। ये हरियाणा का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में पूछा, वर्तमान में भी यही है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार मित्तल, ऑप्शन सी। कौन है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? सतीश कुमार मित्तल, जो वर्तमान में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था वर्ष 1984 में। कब किया गया? 1984 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हरियाणा का एक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं दाफ, घूमर, छठी और धमाल। तो दोस्तों हरियाणा का नृत्य धमाल है, जो नृत्य का बिल्कुल प्राचीनतम रूप है और जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल से मानी गई है। कौन से नृत्य की? धमाल नृत्य की जो उत्पत्ति है वह हरियाणा में महाभारत काल से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन है लहरिया, मिला, कढ़ाई या फिर फुलकारी। तो सभी को पता है हरियाणा की कौन सी कला प्रसिद्ध है? फुलकारी कला बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों फुलकारी क्या होती है? शाल बनाने की एक कला है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों सूरजकुंड जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों सूरजकुंड का जो निर्माण है वो तोमर शासक सूरजमल या फिर अनंगपाल कहिए उन्होंने करवाया था, जो जिसमें पहली बार 1987 के अंदर मेला लगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है दोस्तों इस मेले को 2013 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हरियाणा जी के, यहीं पर खत्म हुआ। आइए करते हैं कंप्यूटर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनायक, ऑप्शन सी। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं वो था दोस्तों इनायक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले को हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। पहला लाइववेयर, फिर प्रोग्रामर, विश्लेषक या फिर नियंत्रक। दोस्तों जिसने बच्चे ने नहीं पढ़ रखा वो पक्का कंट्रोलर जो ऑप्शन डी पर नियंत्रक है या फिर प्रोग्रामर के साथ गया होगा, लेकिन जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले हैं उनको लाइववेयर कहा जाता है। दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर जो कंप्यूटर बनाते थे वही उनको कंट्रोल कर सकते थे, दूसरा किसी को चलाने वाले बस की बात नहीं थी। अभी की तरह नहीं कि कोई भी आएगा और कंप्यूटर या लैपटॉप को चला लेगा। जो पहले कंप्यूटर को बनाने वाले होते थे वही उनको चलाते थे। जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले हैं उसी लैंग्वेज को आज भी माना जाता है, उसको कहा जाता है लाइववेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड,
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं माउस, कीबोर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या अर्थ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक कंप्यूटर खाली स्थान का उपयोग करते थे जो बहुत बड़ी बड़ी, कभी कभी तो कमरे के आकार के भी होते थे और केवल व्यवसाय या फिर विश्वविद्यालयों या सरकार के पास ही होते थे। या तो कंपनियों के पास होते थे या यूनिवर्सिटीज़ के पास या फिर सरकार के पास होते थे। और जो कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े या कमरे के आकार के भी होते थे उनमें क्या यूज किया जाता था? दोस्तों वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सही विकल्प चुनिए जिससे यह पता चलता है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दोस्तों आप कंप्यूटर पर किसी भी इनपुट डिवाइस का जो लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ऑप्शन सी है दोस्तों इसका राइट आंसर, डेटा संचारित करने के लिए। आप कोई भी जो इनपुट डिवाइस लगाते हो वो किस लिए की जाती है? डेटा को चलाने के लिए या संचारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? तो दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि किसने भेजा? रे टॉमलिंसन ने और 1971 में। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खाली स्थान की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या आती हैं? स्प्रेड शीट्स आती हैं। वर्ड शीट, कैलकुलेशन शीट्स या टेबल शीट नहीं बोलते हम उनको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम स्प्रेड शीट्स की श्रेणी में यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पेपर के अंदर जो कंप्यूटर आया वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। जो हम वर्तमान में हम कहते हैं कि हरियाणा के पेपरों में इतना हाई लेवल का कंप्यूटर आ रहा है, तो दोस्तों HSSC के पेपर बनाने पर आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा और आपको नया डाटा भी साथ के साथ रिकवर करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, साइंस के कुछ पर्सन, दोस्तों इसमें से मैंने रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं। जब वो लाइव क्लासेज होंगी तब आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आइए अब करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निर्धारित करता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया घटित हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाना, रंग में परिवर्तन हो जाना या फिर तापमान में परिवर्तन हो जाना। तो दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया जब घटित होती है तो ये सारी ही चीज़ें हो सकती हैं। अवस्था भी चेंज हो सकती है, रंग भी चेंज हो सकता है और तापमान भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया घटित होने के सारे ही लक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर दिए गए सभी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन खाली स्थान का उदाहरण है। दोस्तों जब पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति पदार्थ होते हैं, उनका खाद बन जाना, उर्वरक के रूप में घटित हो जाना क्या कहलाता है? ये होती है दोस्तों ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। आपने देखा है दोस्तों, जैसे कूड़े के अंदर बहुत सारे पेड़ पत्ते, जो पत्ते होते हैं, कूड़ा करकट हम इकट्ठा करके मिट्टी में दबा देते हैं, तो वो मिट्टी की जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उसको लेकर खाद बन जाती है। वही यहाँ पर पूछी गई है, क्या होती है वो? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, जैव उत्प्रेरक, उत्तक, कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। कौन क्या होते हैं एंजाइम? ऑप्शन ए है दोस्तों, जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे भोजन बना रहे होते हैं तो पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं? कौन सा छिद्र खुलता है दोस्तों? वो रंध्र खुलते हैं।
कौन से छिद्र खुलते हैं पौधे के? जो उनमें से पानी बहता है वो खुलते हैं दोस्तों रंध्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि को के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि को जरा दूरदृष्टि, निकट दृष्टि या फिर दीर्घ दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदृष्टि को दीर्घ दृष्टि के जो ऑप्शन सी है उसके रूप में भी जाना जाता है। कि कैसे जाना जाता है? दूरदृष्टि को दीर्घ दृष्टि भी कहा जाता है। और ये देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 है जो इस पेपर का, वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें 75% तक मीथेन पाई जाती है? ऑप्शन दिया है फ्रेंड, बायोगैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों हम ईंधन के तौर पर कौन सी गैस को यूज करते हैं? बायोगैस को, जिसमें से 75% मीथेन होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बायोगैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसके अंदर 75% तक मीथेन पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।